अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। जो भी एंगल आप कंसिडर करोगे, ये नाम थीटा ले लिया मैंने, इसको थीटा साइन बोलते हैं। आप अल्फा ले लो, बीटा ले लो, एक्स ले लो, ए ले लो, नाम में टेंशन मत लेना कि नाम कुछ है, एक्स एंगल है। तो अगर मुझे इस एंगल का, अब देखो तीन साइड्स हैं, एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? हमेशा परपेंडिकुलर। ये तो 90 के सामने तुम जानते ही हो, और जिस पर ये खड़ा है इसे कहते हैं बेस। सही है, सही है। अगर हमने एंगल ये वाला ले लिया तो बेस ये हो गई, और एंगल के सामने वाली साइड क्या बन गई? परपेंडिकुलर, ये बन गई बेस, और हाइपोटेन्यूज में तो कोई चेंज आना नहीं, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हमारे पास कितनी साइड है? तीन साइड्स के रेशो बनेंगे तीन, और तीन उनके उल्टे, तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशो होते हैं जिनके कुछ अलग अलग नाम हैं। 9th क्लास में मैं 3 ही करवा रहा हूँ तुम्हें को, सिर्फ वर्क पावर एनर्जी जितने लाइक जरूरत पड़ेगी, बहुत आसान, बहुत ही आसान। क्या कर रहे हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री के रेशो ले रहे हैं, यानी साइड्स के रेशो ले रहे हैं। रेशो माने दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ऐसे रेशो ले रहा हूँ। साइड्स को डिवाइड करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। इनके कुछ नाम ले लिए हमने, जैसे पंडित, ठीक है जी, बद्री, प्रसाद, हर 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 भोलेनाथ, हर हर बोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, लेकिन अंदर ही अंदर सोना चांदी तोले। ठीक है जी, ये 3 रेशो याद करना कितना आसान है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते। क्यों किसी को बेचारे को भूखा प्यासे बोले, वही ज्यादा अच्छा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी। अब एस से बनता है साइन, ऐसा ही एन ही लिखते हैं लेकिन sin थीटा लिखते हैं। सी फॉर कोसाइन, कॉस थीटा, और टी फॉर टेन, टेन थीटा, टेंजेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर मुझे साइन ऑफ सम एंगल निकालना है तो वो क्या होता है? ये 3 रेशो के नाम है बस, समझ रहे हैं? सैम अंकल, कोसैन अंकल और टेन कुछ नाम रख दे इसको, ऐसा अंकल। साइन थीटा किसके इक्वल है? पी बाय, बस इतनी सी तो याद रखनी है। कॉस थीटा किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा किसके? परपेंडिकुलर। ये 3 रेशो, इनके उल्टे भी तो हो सकते हैं, जरूरी है पी अपॉन एच करना होता है, एच अपॉन पी होता है, उनके कुछ नाम अलग आ जाते हैं। साइन का आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, ये नहीं करने, अगले साल करेंगे। कॉस का आ जाएगा सीकेंट थीटा, और टेन का आ जाएगा कोटेंजेंट थीटा। ये मुझे इस साल करवाने भी नहीं है, और मैं तो इंटरेस्टेड केवल इसी में हूँ, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में यही काम आएगा मेरे, तो यही आपको चाहिएगा वैसे। लेकिन अगर सारे जान लो तो कोई बुराई नहीं। समझ लो बात, थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद कुछ और लिखवाना। मुश्किल लग रहा है? रेशो के नाम, 3 रेशो के नाम बताओ, वो भी पंडित, बद्री, प्रसाद, कितना आसान, बहुत ही लड्डू। अब अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी होता है, बाद में बड़ी क्लास में पढ़ोगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू निकल आए, जैसे अभी आपने क्या बोला कि कॉस थीटा का वैल्यू है बेस अपॉन, अब थीटा अगर 45 होगा, थीटा अगर 30 होगा, थीटा होगा अगर 17, ये सब तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये एंगल्स होंगे तो वैल्यू क्या होगी इसकी? कुछ वैल्यू भी तो होती होगी। तो इन्हें कहते हैं स्पेशल एंगल्स, इन्हें कहते हैं स्पेशल एंगल्स। एक चार्ट बनाना सिखा रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन में अपने आप याद हो जाएगी। यहाँ पर कुछ स्पेशल एंगल्स में ले रहा हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मुझे केवल यही स्पेशल एंगल्स करने हैं 10वीं क्लास में। 10वीं के बाद जाके वो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स खोलोगे तब आपको लॉग टेबल देखे कर, बुक के पीछे बने हो, नहीं देखे लॉग टेबल्स? चलो अगली क्लास में तुम्हें मैं लॉग टेबल कराऊँ। आसान है, सीखनी चाहिए चीज़ें, 9th से सीख लो, क्या दिक्कत है। तो वो बिल्कुल लॉग टेबल्स की तरह ही इनके एंगल्स की वैल्यू निकालनी होती है। साइन 13 कितना होगा, मिनट्स में भी जाती है चीज़ें। छोड़ो, अभी फिलहाल सिंपल पे आ जाए। ये तो हो गया थीटा, यहाँ साइन की वैल्यू, यहाँ कॉस की वैल्यू और यहाँ टाइम की।
बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। देखो कैसे याद करोगे, मेरे को तो याद है 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब याद कैसे करोगे इसको? याद करना तो मुश्किल हो जाएगा, 9 वैल्यू हो जाएंगी छोटे। देख कैसे करेंगे, कैसे याद होएगा? सबसे पहले एक काम कर, 0 1 2 3 4। आपकी बात कोई सी स्त्रियां बोली थी उधर बैठो, फिर बड़ी उम्र का 0 1 2 3 4 लिख दिया। सबको 4 से डिवाइड करो, ये सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबके ऊपर रूट लगा दिया, सॉल्व कर लो आंसर आ गया। 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबका रूट ले लिया, ये वही वैल्यू जो हमें चाहिए। 0 अपॉन एनीथिंग 0, पहली वैल्यू निकल आई 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/2 2 से 2 काट, 2 से 4 को काट दो तो क्या बनेगा? √3 का कुछ कर नहीं सकते हो तो √3 को √3 रहने दो, और 4 का रूट, और 4 से 4 कट गया 1, 1 का रूट क्या होता है? ये आ गया। यही वैल्यूज थी जो मैंने अभी लिखी थी, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। क्या वैल्यू है? अगर मैं आपसे कहता हूँ sin 45 की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे 1/√2। मैं आपसे कहता हूँ sin 60 की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे √3/2। sin 90 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। याद होगी? अरे रुक जा भी, अरे सब्र सब्र, अभी मैं टाइम दे दूंगा, खुद बना लेना बिना देखे, अब तो फायदा भी, कॉपी तो कर ही लोगे। अब जो साइन की वैल्यू ऐसे लिखी है ना, उन्हें पलट के ऐसे लिख दो तो कॉस की वैल्यू बन जाएगी। 1 को उठा लो, √3/2 को उठा लो, ये यहीं का यहीं आ गया, तो देखो 45 के लिए दोनों की वैल्यू सेम है। इसको इधर उठा लो, इसको इधर उठा लो, हो गई कॉस की वैल्यू। याद ही नहीं करती, धीरे धीरे करते रहोगे वैल्यू याद हो जाएगी। आगे आ जाओ, अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ। एक बात बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं हाइपोटेन्यूज। देखो अभी लिखा है पंडित जी अपॉन अगर बोले में से h आया। अब एक काम करता हूँ, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ, देखिए क्या आता है। साइन थीटा क्या है? p/h, और ये क्या है? h से h कट गया, क्या बना? देखना कोई रेशो था क्या? p/b, tan थीटा, tan थीटा, यानी tan थीटा हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यानी अगर मुझे tan की वैल्यू निकालनी है, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos, sin अपॉन 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, जिसे तू इनफाइनाइट कह रहा है। ठीक है, ये तो दोनों नंबर सेम ही है, ये तो दोनों नंबर सेम ही है। 1 है, सेम से को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ऐसे चुपचाप तो बैठे मत रहो और बिल्कुल चेहरे पर रौनक रहनी चाहिए। 1/2 को किससे डिवाइड करना है? कैसे डिवाइड करते हो? क्या आ गया? ऐसे इसे डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? लो जी, सारे एंगल्स का टेबल बन गया। कैसे करा? मैं एक बार फिर रिवाइज करा। साइन के लिए 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड करा, सबका रूट ले लिया, साइन की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। जो साइन की आई उनको सबको उल्टा कर दो, इधर कॉस की आ गई, और साइन अपॉन कॉस करोगे तो क्या बनेगा? अब बिना देखे ये टेबल खुद बना। अब आपको वर्क देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ये फर्श पे रखा है, ऐसे फ्लोर पे रखा है, इस पर मैंने ऐसे फोर्स लगाई और ये कुछ देर में यहाँ डिस्प्लेस हो गया, इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया इसके अंदर। डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हुआ? इस दिशा में हुआ। फोर्स भी इधर ही लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही हो रहा है, दोनों में एंगल बताओ। 0 डिग्री। अरे पैरेलल लाइनों में कितना एंगल होता है? 0। तो पैरेलल लाइंस का एंगल कितना होता है? 0। तो चेहरे पे स्माइल लगा, समझ में आ गया? तो नहीं तो ऐसे बुरी तरह से क्यों देख रहा? बोर्ड में आग लगाएगा।
इतनी जोर से थोड़ी घोटते बोर्ड को, आराम से आगे चलो। कभी तो हंस दिया करो, नहीं समझ में आया तो ऐसे चेहरा बनाओगे, समझ में नहीं आया क्या बता रहे हो, आ गया तो स्माइल दो। जंगली, ये फोर्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट इतना सारा हो गया। अब की बार आप ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कुछ एंगल भी है। अब मैं फिलहाल वेक्टर कंपोनेंट्स पे तो जाऊंगा नहीं क्योंकि 9th क्लास है, तो याद रख लो वर्क का फॉर्मूला इस केस में क्या बनेगा, सॉरी वर्क किस किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट और एंगल के कॉस पर, एंगल के कॉस पर। तो इस केस में क्या, हर केस में वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये क्या है, एंगल किसके बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम सिंबॉलिकली लिख देते हैं एफ एस कॉस थीटा। वर्क का फॉर्मूला आ गया एफ एस कॉस थीटा। आज से हम यही यूज करेंगे। ज़्यादातर आपकी लक्ष्मीर सिंह में कॉस थीटा वाला पार्ट नहीं है, लेकिन आप याद करके रखें इसको, ठीक है ना। एफ एस कॉस थीटा फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है और एंगल पर डिपेंड करता है। एक बार फिर से टेबल खोलो, कौन सा वाला, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो आपने खोला, स्पेशल एंगल वाला, उसमें बताओ कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मजे मत लो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अरे कॉस में है, आदमी है यार, 1/2 यही वैल्यूज है ना, यही वैल्यूज है ना। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 2 से डिवाइड करो, ये वैल्यू 1.414, ये डिवाइड करूंगा तो 0 पॉइंट समथिंग आने वाली है। ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है। अब सबसे बड़ी है वैल्यू कौन सी है, फिर ध्यान रखिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। लिख लो कहीं पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज 1। बॉक्स बनाओ और डालो। साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पर आ रही है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितने एंगल पर आ रही है, श्रेया बिटिया रानी देख जरा टेबल में देखकर बोल बोल, हूं नहीं बोल। जब एंगल कितना है 0 तो कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और 1 वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम। समझ रहे हो बात को, साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। एक तो तुम्हारे साथ दिक्कत ये है कि तुम्हें कुछ भी नया कराने लगो ना, और सिलेबस में कराने पता नहीं क्या क्या करवाना, कुछ नहीं करा रहा, पिछले 20 साल से यही करा हुआ, हर बार कराता हूँ, हर बार बच्चे को समझ आता है। इसमें क्या मुश्किल लग रहा है, मुश्किल था है, शक्लें बनाना फिर इसके ऊपर से। अब सुनो यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ तो वर्क का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 0। कितना एंगल है, कॉस 0 का वैल्यू कितना है 1, तो इस केस में वैल्यू कितनी आई आपकी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी बुक में जितनी बार भी वो फोर्स लगाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में लगाएगा, और इसीलिए वो फोर्स का वर्क का फॉर्मूला क्या लिखेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बचपन में तो तुमने ऐसे खिलौने खूब चलाए जिसमें तुम धागा बांध के नीचे पहिए लगे होते थे और भगाए फिरते थे जगह जगह। बहुत सारे प्लास्टिक के आते थे, उसमें व्हील लगे रहते थे, धागा बांध दिया भगाए फिर रहे, फोर्स किधर लगाते थे, पर चलता किधर से था, फर्श के ऊपर चलता था ना। तो उस केस में तो वर्क का फॉर्मूला ये नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वर्क किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर। वर्क किस पर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पर, और इन दोनों के बीच के एंगल का कॉस। 3 चीजों पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर, फोर्स ज्यादा वर्क ज्यादा।
डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, वर्क ज़्यादा। यहाँ से मैं कहता हूँ ऑफिस तक कोई बुक रखा हो, यहाँ से मैं कहता हूँ आप संदीप सर के पास तक रखा हो, किस में ज़्यादा हो? वो इतनी दूर जाएंगे आप संदीप सर के पास तक, वहाँ वर्क ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने क्या ज़्यादा कर दिया? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वर्क तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल के कॉस पर। ये बात समझ में आ गई? ये थोड़े दिन बाद समझ में आएगा आपको, ये F cos थीटा इनटू S होता है, लेकिन अभी के लिए हमारा काम चल जाएगा, कितने डिटेल में मुझे पूछना नहीं, ठीक है? कितनी बार समझ में आ गई? बना लिया सारा ही? लिख लिया सारा ही? लिखो जल्दी, इतना टाइम लगाए, बिटिया ना नहीं सारा कुछ बनाना है। और लिखो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जाउल्स। अच्छा जूल बोलते हैं, हमें तो जाउल, जाउल्स है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये? नन्ना तो बता क्या कह रहा है? तो लिख लेना। मैं 20 साल से 9वीं में टेलर हूँ, तू पहली बार आया, कर ले। 20 कैसे, अब तो 26 हो। ऐसा यूनिट क्या आ गई? जूल। ऐसा यूनिट क्या आ गई? जूल। एक सीजीएस यूनिट भी तो हुआ करती थी, छोटी यूनिट। इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, ERG अर्ग। और एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। सीजीएस क्या होता है? सर सेंटीमीटर कोई बात नहीं, वो हमारे साथ था नहीं, इसलिए मैं उसको बता देता हूँ। मेरे लाल, हमारे पास बहुत तरह के यूनिट्स होती हैं। जैसे जब तेरी परदादी जिद्दा थी, तो जब घर में वो लड्डू बनाती थी तो वो सब कुछ सेर में तोलती थी। सेर वो मोर देन केजी, उस टाइम सेर चलता था हमारे यहाँ। तेरे जो परदादी के वो वहाँ से पीछे से जेवर आ रहे हैं सारे, चलते चलते आगे पीढ़ियों में, वो किस में होते थे याद कर? तोले में। और तोला उस समय का कितना होता था? 12 ग्राम का। अब समस्या ये है कि बिल क्लिंटन की परदादी और तेरी परदादी में फर्क है। वो बेचारी ग्राम में सीखेगी, हम तोले में सीख रहे हैं। कोई और किसी कंट्री से लाओगे, वो कुछ और सिखा रहे हैं। सब जगह ना अपने यूनिट्स हैं। हमारे यहाँ क्या माइल्स नहीं चलते ज़्यादातर, अमेरिका में आज भी माइल्स यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी यूनिट्स ऐसी है, जैसे तुम मंडी में जाओगे लेने के लिए, कह रहे एक घड़ी आलू दे। अब घड़ी किसी के भूपा जी को ना बताओ, इंडियंस को ही नहीं पता घड़ी क्या होती है। घड़ी माने 5 किलो होती है। नॉर्मली अगर आप बड़ा थैला लेके जाएंगे तो वो सोचेगा कोई ज़्यादा सामान लेने आया, तो आलू के रेट बताएगा 100, आप चौंक जाओगे 100 रुपये किलो, बस 100 रुपये किलो नहीं, 100 रुपये घड़ी मीन्स 5 kg। अब ये समस्या खड़ी होती जा रही थी कि भैया ये अलग अलग देश, अलग अलग जगह, एक ही देश में इतनी यूनिट्स है ना। मेरी नानी का मुझे याद है, सेर का ऐसे वो रखती थी, बाट सा होता था, वो सेर होता, इट वॉज मोर देन अ केजी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या होती थी। तो सारी चीज़ें ना अलग तरह की यूनिट्स में चलती थी। आज भी हमारे यहाँ अगर गांव में किसानों से पूछोगे आप, तो वो कहते हैं कितनी फसल हुई, तो कहते हैं 40 मन। कोई मण बोल देता है, कोई मन बोल देता है। अब मन का मतलब होता है 40 kg। 40 kg तो वो आपको आज भी जाओगे तो वो मन में बताएंगे आपको कि भाई इतना मण है, इतने मण गेहूँ हो गया, इतने मण चावल हो गया। तो इस तरह से बोलते हैं। आज भी कुछ जो लोकल यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं चलती हैं, लेकिन अब हो गया ग्लोबलाइजेशन का ज़माना। बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, और वहाँ मण और घड़ी करेंगे अभी छोटे, तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। इसीलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना, सब जगह पढ़ाई, सब जगह लोग पढ़ने जा रहे थे इधर से उधर, तो कहते एक सिस्टम बनाओ ना, इसका एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगा, उसे आप नॉर्मली SI सिस्टम बोलते हो। ज़्यादातर हम लोग यही यूज़ करते हैं। अब आप कहते हो लेंथ किस में नापेगी? मीटर में। तो अंग्रेज भी इसमें नापते हैं, हम भी इसमें नापते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाओगे, ब्रिटेन जाओगे, अमेरिका जाओगे, कनाडा जाओगे, कहीं भी जाओगे आपको काम क्या मिलेगा? मीटर में मिलेगा। मास किस में मिलेगा? केजी में। टाइम किस में मिलेगा? सेकेंड में। ये इसकी SI यूनिट्स है। लेकिन क्या हमने दूसरी यूनिट छोड़ दी? नहीं, अभी भी यूज़ करते हैं। अब मैं आपसे कहने लगूँ इस पेन का लेंथ बताइए, तो आप क्या कहेंगे? मीटर में बताएंगे क्या? मीटर में क्यों बताएंगे? छोटा सा पेन है, सेंटीमीटर में बताओ, इंच में बताओ। तो ऐसा नहीं है कि और यूनिट्स हमने खत्म कर दी, यूज़ करते हैं हम अभी। जैसा अब यहाँ से सन की डिस्टेंस बतानी है मुझे, यहाँ से
सन का डिस्टेंस सेंटीमीटर में बताओगे, मिलीमीटर में बताओगे? अपने घर का मिलीमीटर में लगा के देखो, तो पता लगा इतनी सारी जीरो तो संभालने वाली हो रही है। तो इसीलिए सिस्टम जो कन्वीनियंट हो वो हम यूज कर लें, ठीक है ना। तो SI सिस्टम में अगर मैं कहूँ तो ये MKS का मॉडिफाइड वर्जन रहता है। लेंथ मीटर में, मास केजी में और टाइम, ये तीनों कौन सी यूनिट्स कहलाती हैं? 300 कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मैंने शुरुआत जब की थी पहले दिन तब आपको बताया था, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये कहीं से डिराइव नहीं करी आपने, डिराइव करी स्पीड, डिराइव करा एक्सेलरेशन, डिराइव करा फोर्स, डिराइव करा मोमेंटम, सबके फॉर्मूले बनाए, लेंथ का फॉर्मूला बना ना। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी तो होती है ना। आपने कोई रॉड नाप के कहीं पर रख दी, उठा के बोला ये 1 मीटर है, आज के बाद इसी को 1 मीटर मानेंगे, बात खत्म हो। कभी देखते हो जो बिजली के, कभी बिजली का दिवाली आ रही है, कई बार घर वाले भेज देते हैं या बिजली का तार ले आओ, तो वो आप कहते हैं, आपसे कहते हैं 5 मीटर ले आओ, तो वो बड़ा वहाँ पर मीटर स्केल लेके बैठा और निशान लगा लेता है वहाँ पर टेबल पे 1 मीटर, और 1 नापेगा, फिर 2 नापेगा, फिर 3 नापेगा। देखते हो जो कन्वीनियंट यूनिट लगती है वो उठा के दे देते हैं, फुट लगा देते हो, फुट में नाप के दे देते, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम होता है CGS, लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड। ऐसे एक सिस्टम होता है FPS, लेंथ फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकंड। तो ये अलग अलग तरह के सिस्टम है जिसमें हम जो कन्वीनियंट लगता है वो यूज कर लेते हैं अपने हिसाब से। छोटी चीजें हो तो छोटी यूनिट कर लो, बड़ी यूनिट हो तो बड़ी चीज हो तो बड़ी यूनिट, जो कन्वीनियंट लगेगा वो कर लेंगे। फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम काफी हद तक किसी को मॉडिफाई करके उन्होंने बना दिया, ठीक है ना। बहुत तरह की हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेकिन 7 तरह की होती है, लेकिन अभी हम यही बता रहे हैं। छोड़ दो, कटा दो, समझ में आ गया तुझे क्या है? अब सुन ले यार, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है जूल, और इसकी CGS यूनिट क्या है? अर्ग। और जूल बड़ी यूनिट है, ऐसा यूनिट बड़ी होती है, CGS यूनिट छोटी होती है, तो इसमें कितनी अर्ग आ जाए? 10 की पावर 7। ऐसे मैंने आपको फोर्स के टाइम भी बताया, याद नहीं रखते हो कुछ भी। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? अरे फोर्स की यूनिट न्यूटन। सर वो डायन था। हाँ, डायन नहीं भाई, डायन डायन चुड़ैल कुछ मत करो, डायन। हाँ अब याद आया ना, अब 1 लाख चुड़ैलें, 1 लाख डायन, तो 1 लाख डायन हो गए 1 न्यूटन के अंदर। ऐसे ही 1 जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग। याद रखिएगा, भूलिएगा, समझ लो बात। जैसे वर्क का यूनिट बनाना है आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल का तो कुछ है नहीं। फोर्स की यूनिट किस में आ गई? न्यूटन। इसकी यूनिट किस में आ गई? मीटर। समझ में आ रहा? पक्का पूछ लूंगा मैं कुछ भी पलट के। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो इस न्यूटन मीटर को ही आप क्या बोलते हो? 1 जूल बोलते हो। अब अगर आपसे कोई कहे 1 जूल, ओ भाई ओ भैया ऐसे ना कर, ऐसे ना, ऐसे ना। एक अंगड़ाई क्यों ले रहा है? शुरू ही करा मैंने। अब आपसे पूछा जाए 1 जूल क्या है, तो आप बोलोगे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन की फोर्स लगा दूं और उसको 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दूं, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी? तो कितना वर्क होएगा? 1 जूल। तो अगर 1 जूल को डिफाइन करना हो, कितना 1 जूल? आप बोलो किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाओ और अगर आपने उसको 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया तो हम बोलेंगे 1 जूल वर्क हो गया, ठीक है। तो 1 जूल वर्क, देख लो फटाफट, is said to be done when we apply a force of 1 Newton on a body and displace it by 1 meter. Displace it by 1 meter. 1 जूल वर्क कब कहेगा? कब हमने कहा कि हमने कर लिया? जब हम 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी पर लगाएं
और उसको 1 मीटर से डिस्प्लेस कर दें तो हम कहेंगे हमने 1 जूल वर्क कर दिया। ऐसे ही वर्क का फॉर्मूला क्या लिखा आपने, फोर्स इनटू, अगर फोर्स आप किस में ले लो, लाइन में, डिस्प्लेसमेंट किस में ले लो, सेंटीमीटर में, तो वर्क किस में होएगा, तो अगर आप एक डाइन फोर्स लगाकर किसी बॉडी को 1 सेंटीमीटर से मूव कर देते हो तो इसका मतलब आपने 1 अर्थ वर्क कर लिया। समझना भी बात, लिखो सारा जो बोर्ड पर लिखा है सब छापो। तुम लोग क्लास नहीं ले रहे हो, चलो वो डिलीटेड पार्ट में से आ नहीं रहा है लेकिन करवाए मैंने। टाइप्स ऑफ वर्क, अब देखो वर्क 3 तरह का होता है। पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क। तो ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं है, ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। वर्क वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो इसमें नेगेटिव का कोई औचित्य बनता नहीं है कि नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर थीटा की वजह से वैल्यूज कई बार माइनस में आती है। 2 वैल्यूज और मैं आपको याद दिला देता हूँ, अभी बता रहा हूँ। पॉजिटिव कब आएगा वर्क, वर्क पॉजिटिव कब आएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा हो। इसको लिखेंगे कैसे, ना 0 ना 90, 0 भी नहीं लेना 90 भी नहीं लेना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। जब भी ऐसा होगा तो हमेशा हमारा एंगल और हमारा जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसे, अभी आप टेबल बनाकर आए हो, कॉस की, साइन की या टेन की कोई भी वैल्यू नेगेटिव आई नहीं, आई ना, फोर्स है नहीं, फोर्स हमारी नेगेटिव है नहीं, डिस्प्लेसमेंट लग ही रहा है, हो ही रहा है जो भी हो रहा है, और हमारे पास एंगल कितना है, 90 से कम। जरा cos 90 की वैल्यू चेक करो, 0। अगर फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fs cos 90, लेकिन cos 90 तो 0 है, तो वर्क कितना हो गया, 0 हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये हमारे नेताजी आ गए, पुली आ गया, सामान रख लिया सिर पे इसने, और इसने फोर्स लगाई उठाने के लिए ऐसे, और भाई साहब चले ऐसे। ऑब्वियसली सिर पे सामान उठाने के लिए फोर्स ऐसे लगाओगे, चलोगे आगे को, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल, तो वर्क डन बाय अ पुली, उल्टा ही बोलते हैं ना शायद पुली को, ठीक है, कितना है, तो पुली ने कोई काम ही नहीं करा, तो पैसे क्यों मांग रहे हैं भाई। अब देख हमारी फिजिक्स तो यही कह रही है कि भैया फोर्स तू ऊपर को लगा रहा है उठाने के लिए, चल तू आगे को रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है। अब की बात पुली पैसे मांगे तो समझाना उसको, लक्ष्मी सिंह लेकर जाना, अंकल 200 रुपए किस बात। देखो ये इतने बड़े आलसी लोग हैं ना, इनके लिए हर दो चार आदमी साथ में इनके जाए, वो बता दे। दहेज में भी 3-4 नौकर लेके जाएगी ये साथ में, दो चार प्रोफेसर। अब बताओ जरा पहले इसको पुली चला तो है उसे भाई, सर वर्क उस पे गॉड उस पे और जो है ना थाला उस पे नहीं है। अरे प्रभु फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर के नहीं लगा रहा है ना उठाने के लिए,
और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो फिर इसमें क्या शक है कि 90 का एंगल नहीं बनता, तो गलत है। तो चल तो रहा है वो ना, चलने तो के चलने से क्या है, चलने के पैसे दोगे, चल तो पहले भी रहा था, तुमने सामान रख दिया। अब सुनिए, उसका वजन बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया। हाँ वजन बढ़ गया उसका, यहाँ मैं कुछ आऊंगा लेकिन कॉन्सेप्ट दूसरा है, वजन बढ़ गया उसका। पहले वो जब कुली खड़ा हुआ था तो कुली का मास था 60 kg एंड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वाज देयर। कुछ यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा था, जब वो चलता है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन के, हम चलते हुए क्यों थकते हैं, हम चलते हैं तो हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, पैर से ग्राउंड को ऐसे धकेलते हैं, ऐसे धकेलते हैं। हमने पढ़ा था न्यूटन के सेकंड लॉ में, थर्ड लॉ में, कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप अ ग्रीस्ड पोल। किसी पोल पर तेल या ग्रीस लगा हुआ है तो आप उस पर चढ़ क्यों नहीं पाते हो, आप उसको पकड़ते हो, एक्शन लगाने की कोशिश करते हो, रिएक्शन मिलता नहीं, क्योंकि हाथ आपके फिसल जाते हैं, हाथ एकदम से स्लिप कर जाएंगे, आपको एक्शन लगेगा नहीं तो रिएक्शन कहाँ से मिलेगा, है ना। तो जब आप चलते हो तो पैर से ग्राउंड को पीछे धकेलते हो, तो ग्राउंड रिएक्शन देता है आपको, आगे जाते ऐसे चलते हो। अगर यहाँ पर फर्श पर तेल बिछा दूँ, सारे में तेल डाल दूँ सारे में, या बिल्कुल फ्रिक्शन लेस कर दूँ, चल पाओगे, नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम ग्राउंड पर क्या नहीं लगा पाएंगे, एक्शन। तो क्या नहीं मिलेगा, कौन सा लॉ है, थर्ड। अब 60 kg का ये पुली है और कुछ फ्रिक्शन है इसके पैरों और ग्राउंड के बीच। ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रिक्शन है ना, आगे जब आप इस चैप्टर को, मैंने शायद लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम्हें एक बार बताया तो भूल जाते हो यार। फ्रिक्शन जो है वो वेट पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन वेट पर डिपेंड करता है। जब पुली के सिर पर कुछ नहीं रखा था तब भी वो चलेगा तो थकेगा, चलेगा तो थकेगा। अभी बॉडी बिल्डर 60 किलो का पुली है, चलेगा तो फिर फोर्स वर्क उसके ग्राउंड पे ऐसे पुश करेगा, चलेगा, आगे वर्क करना पड़ेगा ना चलने के लिए, बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर उसके सिर पर मैंने वेट और बढ़ा दिया तो, अब तुमने क्या किया, अब इसके सिर पर अपना 20 किलो का बॉक्स और रख दिया। अब भाई साहब कितने किलो के हो गए, 80 किलो का वेट हो गया, तो क्या बढ़ गया, अब उसे और ज्यादा काम करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। उस चीज का पैसा आप देते हो, उस चीज का आप पैसा देते हो कि भैया वेट बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया तो अब उसको चलने के लिए फ्रिक्शन के अगेंस्ट और काम करना पड़ेगा, आप उस फ्रिक्शन वाले चीज का पैसा देते हो। अदरवाइज इस केस में तो वर्क डन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, समझ के जाना, क्योंकि परसों में सारा उगलवा लूंगा, सारा उल्टा। इसलिए जो ये झूठे मूठे में हाँ करने वाले बालक हैं परसों फंस जाएंगे, इसलिए जब तक समझ में ना आए चलते रहना। आप ये अर्थ आ गई, ये सैटेलाइट आ गई, ठीक है। सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रही, किसी भी चीज को गोल गोल घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद है किसी को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे बताते रहोगे तो मेरा भी खून बढ़ता रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगी, चलने की ये कोशिश किधर को कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर होगी। तो इस टेंजेंट और रेडियस जहां ये मिलते हैं, 10वीं क्लास में आप पढ़ोगे जाके थ्योरम, ये एंगल कितना बनता है, तो वर्क डन बाय अ सैटेलाइट कितना हुआ, 0। वर्क डन बाय अ सैटेलाइट 0, क्योंकि फोर्स और कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर्मूला याद दिलाओ, mv²/r। अब जो लिखा है बोर्ड पे सारा लिख लो, दोबारा समझना है दोबारा समझ लो। cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। कभी भी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 हो जाए तो वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। अरे हो गया कि नहीं भाई, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ये ग्राउंड आ गया, यहां से आप एक ऑब्जेक्ट को
h हाइट पर ले जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट किधर को करोगे, ऊपर की तरफ। लेकिन बॉडी का वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ। वेट क्या होती है, फोर्स, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कह दो या वेट कह दो, कैसा होता है, कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे। वेट किधर लग रहा है, नीचे। वेट किधर लग रहा है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है, ऊपर। कितना एंगल हुआ, 90, 180। cos 180 की वैल्यू कितनी है, -1। तो वर्क कैसा हुआ, नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल देखिए, बॉडी पर अप्लाइड फोर्स तो लगा ही रहे हो, लेकिन अगर बॉडी चल रही है आगे, फ्रिक्शन किधर हो रहा होगा, फ्रिक्शन में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, फिर 180 डिग्री। तो वर्क डन अगेंस्ट क्या, फ्रिक्शन इज ऑल्सो नेगेटिव। बस एग्जांपल याद रखना है, बाकी इससे डिटेल कुछ नहीं आएगी। बेटा कल लिखेगा, लिख लेते बड़ा जल्दी कर ले।